हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है। मींस अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो हम किस टाइम पीरियड पे ये मानेंगे कि अब ये सप्लाई हो गई है और हम जीएसटी इस पे एप्लीकेबल हो करेंगे। तो मतलब सप्लाई कब होगा सर्विस के केस में वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसमें हम रिवर्स चार्ज के केस में सप्लाई को कब टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा सर्विसेज के केस में वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया कि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, राइट। कि पॉइंट इन टाइम जहाँ पे आपकी लायबिलिटी अराइज होती है कि आपको टैक्स पे करना है। मतलब जिस पॉइंट पे ये होता है कि हाँ ये सप्लाई हो गई, तो किस टाइम को हम मानेंगे कि ये सप्लाई है और हम उस पर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे उसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। क्योंकि पूरा जीएसटी मूवमेंट सप्लाई बेस्ड टैक्स होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। तो सप्लाई कब मानी जानी है, किस टाइम पीरियड पे मानी जानी है, किस डेट को हम सप्लाई ट्रीट करेंगे और टैक्स लगाएंगे, तो वो चीज़ हमने उस चीज़ को हम टाइम ऑफ सप्लाई के केस में समझते हैं, राइट। तो वहाँ पे हमने देखा था कि 3 सेक्शन दिए गए जीएसटी एक्ट के अंदर, सेक्शन 12, 13 एंड 14। तो 12 में गुड्स के बारे में था कि गुड्स के केस में कब हम सप्लाई मानेंगे, वो हमने वहाँ डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्शन 13 की कि सर्विसेज के केस में कौन सा टाइम होता है जब हम उसको कहेंगे कि ये सप्लाई हो गया है और अब हम उस पर टैक्स एप्लीकेबल करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13 क्या कहता है सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई में? कहता है कि सर्विसेज के केस में टैक्स पे करने की जो लायबिलिटी अराइज होती है वो सप्लाई के टाइम पे होती है, और सप्लाई का टाइम हम डिटरमाइन कैसे करेंगे उसके लिए ये प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में ये बात कही गई। फिर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में कहा गया कि सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए ये ध्यान रखिए कि जो डेट्स हम दे रहे हैं, इन डेट्स में से जो भी डेट सबसे पहले पड़ेगी, अर्लियर होगी जो डेट, वही डेट हम मानेंगे सप्लाई की डेट, और उसी दिन से आपका टैक्स लगेगा। तो जैसे मान लीजिए कि जो भी डेट आप पे लग गई, जो भी डेट मानी गई कि यही डेट अब आपकी सप्लाई है, तो उस डेट के नेक्स्ट मंथ की 20th तक आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा मंथली रिटर्न के केस में, राइट। तो इसलिए भी टैक्स की ड्यू डेट डिटरमाइन करने के लिए भी आपको सप्लाई की एग्जैक्ट डेट पता होना ज़रूरी है, तभी हम जीएसटी उस पे एप्लीकेबल कर पाएंगे। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जब डेट्स बताता है कि इस डेट्स में जो सबसे अर्लियर डेट होगी उसी पे आपको टैक्स लायबिलिटी पे करनी, वही सप्लाई ट्रीट की जाएगी सर्विस के केस में। तो वहाँ पे 3 कंडीशंस, मतलब 3 जो क्लॉजेज़ हैं, 3 क्लॉजेज़ दिया। तीनों क्लॉज में क्या-क्या बातें कही पहले वो देखते हैं, फिर उन्होंने क्या कहा है वो चीज़ समझते हैं। तो क्लॉज ए में उन्होंने कहा कि अगर जो इनवॉइस है, जो टैक्स इनवॉइस या जो इनवॉइस इश्यू की जा रही है, वो सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 के प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर अगर वो इनवॉइस इश्यू की गई है, तो उस केस में कौन-सी डेट को हम सब सर्विस की सप्लाई मानेंगे। एक तो वो क्लॉज़ ए हो गया। क्लॉज़ बी कहता है कि अगर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 में जो भी टाइम पीरियड इनवॉइस को इश्यू करने का मेंशन किया गया है, अगर वो उस टाइम पीरियड में इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ है, मतलब जितना टाइम पीरियड दिया गया था, कितने टाइम पीरियड में इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए सर्विस के केस में, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 के अंदर, अगर उस टाइम पीरियड पे आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया है, तब हम किस डेट को सप्लाई मानेंगे सर्विस की। और तीसरी कंडीशन कहती है कि अगर ए और बी दोनों ही क्लॉज नहीं है, मतलब इनवॉइस इश्यू ही नहीं किया गया है, तब उस केस में किस डेट को हम सप्लाई मानेंगे। तो ये तीनों क्लॉज सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंदर ये 3 बेसिक क्लॉज जो दिए गए हैं, जिनकी अर्लियर डेट को ही आपको सप्लाई मानना है। अब ये हम थोड़ा-सा आपको इन शॉर्ट बता देते हैं कि सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 क्या टाइम पीरियड मेंशन किया है, इश्यू मतलब टैक्स इनवॉइस को इश्यू करने के लिए क्या टाइम पीरियड मेंशन किया गया है। तो वहाँ के रूल में बताया गया है, रूल 2 में मेंशन किया गया है कि सर्विसेज़ की जो सप्लाई होती है उसका इनवॉइस 30 दिनों के अंदर विदिन 30 डेज़ इश्यू हो जाना चाहिए। और अगर सर्विसेज़ बैंकिंग या एनबीएफसीज़ कंपनीज़ वगैरह की हैं, मतलब इस तरह की चीज़ की हैं, तो उनके केस में आपकी जो इनवॉइस है वो 45 दिनों के अंदर इश्यू हो जानी चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब कि अगर 30 या 45 जो भी कंडीशन है, 30 या 45 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू कर दिया गया, तब कौन सी डेट सप्लाई मानी जाएगी। अगर 30 या 35 दिन के अंदर सर्विस की इनवॉइस इश्यू नहीं की गई, तब कौन सी डेट मानी जाएगी सप्लाई की सर्विस की। और अगर इनवॉइस ही इश्यू नहीं की गई, तब कौन सी डेट मानी जाएगी, राइट। तो अब हम इसका पूरा सेक्शन जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, जो एग्जैक्टली जो मेंशन है, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो बोला क्या गया है, पहला क्लॉज क्या कह रहा है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए में लिखा गया, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस विदिन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 के मेंशन टाइम पीरियड के अंदर अगर इनवॉइस इशू हुआ है तो उस केस में आप ये देखिए कि इनवॉइस की डेट क्या है या आपको पेमेंट रिसीव होने की डेट क्या है। दोनों डेट में जो डेट अर्लियर है, सबसे पहले जो डेट आती हो उसी डेट को आपको सप्लाई मानना है, सर्विस की सप्लाई उसी दिन को मानना है और उसी दिन से आपकी टैक्स एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उसके नेक्स्ट मंथ में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मतलब 30 या 45 डेज के अंदर अगर इशू हुआ है तब डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, दो दोनों में जो भी अर्लियर हो। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, बी क्लॉज, कि अगर 30 से 45 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया गया था तब, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस को प्रोवाइड करने की जो प्रोविजन ऑफ सर्विस है उसकी जो डेट होगी वो, या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पे आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो पैसे मिले हैं उसकी डेट, दोनों में जो भी अर्लियर होगी वो डेट आपको ट्रीट करना है। और तीसरा, जब इनवॉइस ही इशू ना किया गया हो, क्लॉज सी, तो क्लॉज सी में बोला गया द डेट ऑन विच रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सर्विस जिसने रिसीव की है, रिसिपिएंट्स ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डेट मेंशन की है उस डेट को आपको सप्लाई ट्रीट करनी है। जिस डेट में वो सर्विस रिकॉर्ड की गई है रिसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसी डेट को आपको सप्लाई मानना है, सर्विसेज की सप्लाई उसी डेट को माननी है और फिर आपकी टैक्स एप्लीकेबिलिटी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में 3 डेट दी गई, 3 कंडीशन, मतलब 3 क्लॉज के बेसिस पे 3 कंडीशन है, जिसमें से जो भी आप एप्लीकेबल हो, जो भी कंडीशन पे एप्लीकेबल हो उसके हिसाब से आप अर्लियर डेट देख लीजिएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसको एक डायग्राम के हिसाब से देख लें अगर, तो डायग्राम में अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग क्या कहा गया, इनवॉइस अगर इशू किया गया विद इन टाइम पीरियड मतलब 30 से 45 दिन, 45 बैंक एनबीएफसी वगैरह, अदरवाइज 30 डेज। किस सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 के हिसाब से। ठीक है? और अगर इशू नहीं किया गया उस टाइम पीरियड में, या इशू ही नहीं किया गया, कोई मतलब उस टाइम पीरियड को छोड़िए, 30 से 45 दिन के बाद 32वें दिन इशू हुआ या 46वें दिन इशू हुआ, तब तो आपका सेकंड केस बना। पर अगर इशू ही नहीं हुआ तो थर्ड केस बना। तो उसमें क्या बताया गया कि अगर 30 से 45 दिन के अंदर हो तो इशू ऑफ इनवॉइस, उसकी डेट देखिए, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो अर्लियर डेट हो वो यूज़ करिए। अगर विद इन टाइम पीरियड में नहीं इशू किया गया था तब प्रोविजन ऑफ सर्विस देखिए, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो अर्लियर हो उसको देखिए। और अगर इशू ही नहीं किया गया तो रिसिपिएंट्स की बुक में जिस डेट को सर्विस के रिसीव होने की एंट्री हुई है उस डेट को देखिए। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 13 के अंदर ही सबसेक्शन 3 की बात करेंगे, जो सर्विसेज अगर रिवर्स चार्ज के बेसिस पे, मतलब रिवर्स चार्ज कंडीशन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं तो उस केस में हम सप्लाई कब ट्रीट करेंगे, राइट? तो ये जो चीज़ें हैं वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में डिफाइन की गई और वहाँ पे बोला गया अर्लीस्ट डेट को आपको मानना है कि यही दिन सप्लाई का दिन है। ठीक है? सर्विस की सप्लाई का दिन यही दिन है। कौन सा दिन? उसमें 2 क्लॉज दिए गए, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 की क्लॉज ए और बी, 2 क्लॉज दिए गए। क्लॉज ए में क्या बोला गया, द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, या फिर पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है? तो जो रेसिपिएंट्स है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस डेट को पेमेंट की एंट्री हुई है कि उसने इस सर्विस का पेमेंट कर दिया, उस डेट को पकड़िए, या जिस डेट को उनके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है, ठीक है, जिसने सर्विस रिसीव की, जिस डेट को उसके यहाँ से, उसके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ है, उन दोनों में जो अर्लियर डेट होगी उस डेट को आपको सप्लाई मानना है। ठीक है? अब दूसरा क्लॉज बी क्या कहता है कि अगर 60 डेज इनवॉइस के इशू हुए हो गया है, उसके बाद की कहानी है, तो 61st डेज को आपको ट्रीट करना है कि यही आपका सप्लाई है। ठीक है? द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इशू करने के 60 दिनों के बाद जो नेक्स्ट आता है, मतलब 61th डे, वही आपको ट्रीट करना है कि वो सप्लाई का दिन होगा और उसी दिन आपको सर्विसेज की सप्लाई ट्रीट करनी है। ठीक है? और जब वही सेम जैसा हमारा वहाँ पे था, गुड्स के केस में आपको याद होगा वहाँ पे 60 नहीं 30 डेज था और सर्विसेज के केस में 60 डेज हो गया। ये बाकी कंडीशन गुड्स और सर्विसेज की सेम है। जो आपका गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज में था वही चीज़ यहाँ पे भी है, सर्विसेज में भी रिवर्स चार्ज में है, सिर्फ वहाँ पे 30 दिन था, यहाँ पे 60 दिन है। ठीक है? और वही बाकी चीज़ है कि अगर वो नहीं होता है, आप ये चीज़ डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, तो रिसिपिएंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस डेट को एंट्री हुई है वो आपको मानना है। ठीक है? तो अब इसको एक डायग्राम से समझ लीजिए कि मतलब एक फ्लो चार्ट के हिसाब से इसको देख लीजिए। तो उसमें क्या हो गया हमारा कि डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस को जिसने रिसीव किया उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस डेट को एंट्री हुई है वो डेट, या रेसिपिएंट्स के बैंक अकाउंट से जिस डेट को पैसा डिडक्ट हुआ है वो डेट, या 61 डेज।
ठीक है? दोनों में जो पहले आता है व्हिचएवर इज़ अर्लियर उसी डेट को आपको सप्लाई की डेट मानना है सर्विस की। क्लियर है? अब इसको डायग्राम में भी देख लेते हैं, ठीक है? तो अब इसको इस तरह से देखिएगा कि अर्लियर बोला गया है पेमेंट विदिन 60 डेज़। अगर 60 दिनों के अंदर पेमेंट हुआ है तो फिर देखिए कि रिसिपिएंट्स की बुक्स में किस डेट को एंट्री हुई है या किस दिन को पैसा डिडक्ट हुआ है। दोनों में से जो अर्लियर हो वो कर दीजिए। और अगर पेमेंट 60 दिनों के अंदर नहीं हुई है तो भाई इनवॉइस की डेट से 61वें दिन आपको सप्लाई मान देना है। भाई पेमेंट अगर वो 6 महीने बाद करने की बात कर रहे हैं, 7 महीने की बात कर रहे हैं कि पेमेंट 7 महीने में होगा, 8 महीने में होगा, है ना? अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम कब सप्लाई ट्रीट करेंगे उस सर्विस का? तो उस सर्विस के केस में जिस दिन इनवॉइस इश्यू हुई उसके 61th डे को आपको ये मान लेना है कि सप्लाई हो गई, भले पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ऐसा होता है ना सर्विसेज़ के केस में कि सर्विस प्रोवाइड कर दी गई पर पेमेंट नहीं दिया गया, पेमेंट बाद में दिया जाएगा। तो अगर पेमेंट 60 दिनों के अंदर दे दिया गया तब तो ये देखिए, ठीक है? कि एंट्री कब हुई है और डिडक्ट कब हुआ, जो अर्लियर हो उसको कब मान लीजिए। और अगर पेमेंट ही नहीं की 60 दिन के अंदर तो फिर कोई मतलब नहीं, पेमेंट छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि इनवॉइस किस दिन इश्यू हुआ था, उसके 61वें दिन को आपको मान लेना है, ठीक है? एक और चीज़ जो है वो बताई गई है, वो भी मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, एसोसिएट एंटिटी के साथ होती हैं, मतलब वहाँ पे सर्विसेज़ प्रोवाइड की गई हैं, तो उस केस में डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में जो अर्लियर होता है आपको वो ट्रीट करना है। तो वही बोला गया कि अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं समझ में आते, नहीं क्लियर होते हैं, तो ऐसे केस में रिसिपिएंट्स की बुक्स में जिस डेट को एंट्री हुई है उसी डेट को आप सप्लाई मानिए और उसी डेट के अकॉर्डिंग आप टैक्स का पेमेंट करिए, ठीक है? पर ये कंडीशन अदर देन एसोसिएटेड एंटिटी है, मतलब एसोसिएटेड एंटिटी के केस में जो दिया गया उसको कंपेयर करना पड़ेगा। डेट ऑफ एंट्री और पेमेंट डेट दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। पर अदरवाइज़ केस में बोला गया कि अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा, डेट नहीं स्पेसिफाई हो रही है, तो एंट्री की डेट को ही मेन डेट मानिए और उसी पे फिर अपनी सप्लाई को ट्रीट करिए। तो ये हमारा हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। हम सर्विसेज़ के केस में कब देखेंगे वो चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।